हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने 29 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिनको हमने आज सॉल्व करना है। ठीक है, आप भी मेरे साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको रीड करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, a cell have an EMF E and the internal resistance R is connected across the variable external resistance capital R. As the resistance R increase, the plot of potential difference V across R is given by। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट है। चलिए गैस करिए और देखते हैं फिर। एक चीज़ यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा E होता है, E का हम फॉर्मूला लिखते हैं, E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर हम V की वैल्यू को निकालते हैं, V की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो V की वैल्यू हमें मिलेगी E माइनस आई आर। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है एप्सिलॉन बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें इन फॉर्मूलों को यूज़ करके, तो हमारा जो जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। उतनी करंट हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और करंट कम होती जा रही है। साथ ही क्योंकि E हमारा फिक्स है, E हमारा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और पोटेंशियल घटता जाएगा, कुछ टाइम तक तो बढ़ेगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। मीन्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द n सेल वी ऑब्टेन। क्या मिलता है हमें जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। मोर करंट मिलता है, मोर वोल्टेज मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, आप ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल और लगा है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं दो सेल को लेके देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको इसी तरीके से रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें तो पहले हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस में, पैरेलल में। अगर पैरेलल में होगा तो R1 प्लस 1/R1 और ये अपना हो जाएगा R इक्वलेंट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो R1 R2/R1 प्लस R2 मिलेगा, ये R इक्वलेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि जनरली हम सोचते हैं कि हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो घटेगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो करंट क्या होनी चाहिए, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के साथ में। जिनका रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट उतनी कम होती है। अब हमारी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है करंट का, तो मोर करंट, ठीक है, ऑब्टेन होगी क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ n सेल ईच ऑफ EMF E, जितने हमारे पास में सेल है सभी का EMF कितना है, E है, और उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R सपोज कर लिया, कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टोटल EMF निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है।
ठीक है। जो हमारी देखिए यहाँ पे क्या है, पैरेलल में जब भी हमारे कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, चाहे सेल हो चाहे कुछ भी है, रेजिस्टेंस हो, तो उसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल तो सेम होगा। हम ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें ऑप्शन हमारे पास में एप्सिलॉन जिसमें मिल रहा है, जिसका EMF सेम रहेगा, वो दो ऑप्शन है हमारे पास में, A एंड B। तो बाकी के दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर A और B में से ये करेक्ट है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे। अब पैरेलल होता है, पैरेलल में हमने देखा था अभी कि रेजिस्टेंस कम हो रही है। सेकंड ऑप्शन में हमारा जो है, आप देख पा रहे हैं कि NR लिखा हुआ है, NR लिखा हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है R/N। यहाँ पे N से डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो इससे रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर द इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। अगर आप ब्रिज में, जो भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें बैटरी और जो गैल्वेनोमीटर है इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, नहीं हो सकता, गलत है। सेकंड ऑप्शन नॉट चेंज, इसको हम देखेंगे अभी। चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा जो देखिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो देखना पड़ेगा कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अगर गैल्वेनोमीटर की जगह हम सेल लगा दें, चाहे कुछ भी लगा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो नल डिफ्लेक्शन आना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फोर्थ का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज इज हिटेड द बैलेंसिंग पॉइंट। अब इसने कहा कि जो हमारे पास में जो कंडक्टर है कनेक्ट हो रहा है लेफ्ट गैप में हमने उसको रखा है मीटर ब्रिज में, इज हीटेड, उसको हीटेड कर दिया, द बैलेंसिंग पॉइंट, तो क्या होगा, शिफ्ट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है हमारा। मतलब ये मीटर ब्रिज तो हमारा मान लो कि ठीक है ना, तो हमारा जो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो गया ये, तो ये वैसे तो फर्स्ट का है, पर हमने इसमें आ गए, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिफ्ट टुवर्ड द राइट। लेफ्ट गैप में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो सीधा राइट पे आता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट आता है। यहाँ पे जो चेंज आता है, चेंज तो आता है पर अपोजिट आता है, तो जो शिफ्टेड होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पोटेंशियोमीटर of the 10 wire, the balancing point is obtained in 7 wire। 7 वायर का हमारे पास में पोटेंशियोमीटर है, और जो 7 वायर है, 7 वायर पे हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है। द शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टू 9th वायर। और अब हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 9 वायर है, वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब क्या हुआ होगा ये बताना है। ये भी हमारा सेकंड यूनिट का ही है, वो पहला भी हमारा सेकंड यूनिट का ही था, गलती से रह गया, ओके। चलिए, क्या डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट में से, पहला डिक्रीज है, दूसरा इंक्रीज है मेन सर्किट से। ये डिक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज EMF टू बी मेजर्ड इन। फोर्थ हमारा ऑप्शन है इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज EMF इज टू बी डिटरमाइंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, देखिए। जब आपकी वायर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है।
अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें V इक्वल टू आई आर लगा के, देखते थोड़ा सा, V इक्वल टू आई आर लगाएं और V प्रोपोर्शनल होता है L के, और V को अगर हम कैलकुलेट कर दें के एल में और आई आर में, के को कांस्टेंट मान लो मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस, इसमें से देखते हैं कि डिक्रीज रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो, क्योंकि वायर किस में लगी होती है, इसमें सीरीज में लगी होती है, तो रेजिस्टेंस जो हुई है इंक्रीज हुई है। और जो सीधी सीधी बात करें कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या रहती है, करंट हमारी कांस्टेंट रहती है, तो सीधा आर के ऊपर डिपेंड करेगा। सीरीज में हमारी क्या रहती है, हमारी करंट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आर और एल, और ये भी कांस्टेंट है हमारा, तो आर और एल में रिलेशन आएगा। तो जैसे जैसे हमारा क्या होता है, इनमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ मैन सर्किट बिल्कुल नहीं है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस मैन सर्किट, ये हो सकता है, देखते हैं इसमें क्या संभावनाएं हैं। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे को देखते हैं। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड ऑप्शन भी कट है। और ईएमएफ देखते हैं, ईएमएफ में क्या करते हैं, इसमें ईएमएफ मेजर करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल हम पोटेंशियल मेजर करते हैं इसमें। इंक्रीज द रेजिस्टेंस सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी डिटरमाइन, बिल्कुल डिटरमाइन हम करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। इसको डी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास में ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है, जो कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। विद इंक्रीज in the value of resistance R, the shift in the balancing point J will be, तो किधर शिफ्ट होगा वो। ए भी हमारे पास में एक वायर है पोटेंशियोमीटर की, गैलोमीटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, नियमित इसका सारा नोट है, और इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगी हुई, वेरिएबल रेजिस्टेंस। किधर शिफ्ट होगा, ठीक है। क्या करना है हमने इसमें, ए की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे सीधा मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, देखिए और शिफ्ट होगा, क्योंकि प्लस माइनस से होता है, किस साइड में हमारा पहला पॉइंट बनता है, जिधर रेजिस्टेंस कम होती है ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऐसे पॉइंट हमारा शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, a charge is moving across the junction, चार्ज मूविंग अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस मूव कर रहा है चार्ज, मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आप देख लें, ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये क्वेश्चन है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम विल बी नॉट कंजर्व। ऑप्शन नंबर सी, एट द सम प्लेस मोमेंट्री विल बी कंजर्व, एट सम अदर प्लेस मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, या नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन ठीक है। नहीं, मोमेंटम के ऊपर नहीं डिपेंड होता है, दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ये सही हो सकता है कि नॉट कंजर्व्ड है, बाकी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से कुछ भी नहीं सही है। जब इसने चार्ज को पास करा है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, और यहाँ पे हमारा मिलता है नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस को ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग आई आर ग्राफ रिप्रेजेंटेड ओमिक कंडक्टर, इनमें से कौन सा ओमिक कंडक्टर कर रहा है, जो ओम्स लॉ को होल्ड करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें से हमारा बिल्कुल जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, बाकी कोई भी ग्राफ ओम्स लॉ के जैसा ग्राफ नहीं है जो हमें ओम्स लॉ में मिलता है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द आई वी करेक्टरिस्टिक द सोन फिगर रिप्रेजेंट, ये दिखा रखा है मेरे आई वी का करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सुपर कंडक्टर, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी हम देख के आए कि ओमिक कंडक्टर के लिए हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो अब ओमिक कंडक्टर तो है नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर में कोई करंट पास होती नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। वो इतना ज़्यादा कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपको यहाँ पे बचता है कि नॉन ओमिक है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर तो है पर नॉन ओमिक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं अपना 11। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूएंट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, 1 एम्पियर की करंट बैरी है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और क्यू इक्वल टू होता है एन ई बाई टी, और यहाँ पे हम एन की वैल्यू को निकाल लेंगे आई टी बाई क्यू ई, ठीक है, ई रहेगा। तो जो ई है ठीक है, तो ई है ना हमारा, तो ई की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, उसके बाद हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो टाइम हमारे पास में कितना है, वन, इसको भी हम 1 मानेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछें, तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट आएगा, कैलकुलेट करके आप देख पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर जिसमें सी है वो हमारा करेक्ट होगा 18, 6 पॉइंट, बाकी में सब कॉमन है, 6 यहाँ पावर में डिफरेंस है, तो इसमें 18 इज द करेक्ट आंसर, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर द पॉसिबल विद 2 इक्वल रजिस्टर, हम कितने प्रकार से रेजिस्टेंस को बना सकते हैं जब हमारे पास में 2 इक्वल रेजिस्टेंस हो, यानी कि कॉम्बिनेशन हमसे पूछा है कि किस प्रकार के हमारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो आंसर है, देखो 3 टाइप्स, 2 टाइप तो हमारे सीरीज और पैरेलल हो जाएंगे, बाकी तीसरा जो टाइप होगा वो मिक्स कॉम्बिनेशन से होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, ये एल ही नहीं है, ये ऑल है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली अफेक्टेड बाय, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है तो किससे अफेक्टेड होती है, इधर लर्न का है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस हमारी, ठीक है, रिलेशन हमारे पास में होता है, हमने पढ़ा था कि आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के हैं, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और डिस्ट्रीब्यूटिव ना, तो रिलेशन बनाते हैं इसमें, तो आपको पता ही है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो अपना रो लगाएंगे यहाँ पे, रो में सीधा इसमें निकाल लिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ठीक है। और एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। तो अगर मैं आर की जगह रिप्लेस कर दूँ टी को, तो हमारा रो एल बाई ए मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही हमारी रो भी चेंज होगी। ओके, तो मतलब टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इफ द सर्टेन पीस ऑफ कॉपर, कोई हमारे पास में एक पीस है कॉपर का, इज टू बी शेप्ड इन द कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, इट्स लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, वैसे कैपिटल ए है क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल में आंसर आना है, ठीक है। सेल रेस्पेक्टिवली, वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किसी में भी हो सकता है, पर ऑप्शन के साथ मैच कराना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास एक कॉपर का पीस है और मिनिमम रेजिस्टेंस हमें निकालना है, लेंथ हमारी एल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन और मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एल और ए के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सीधा हम बताते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट है। एल की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 एम्पियर लिखा हुआ है, 2 ए लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इन कॉपर एज कम्पेयर द थिन वायर ऑफ द कॉपर इज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताने रॉड की और अपना क्या है कॉपर की थिन वायर है, तो दो, एक रॉड है और एक थिन वायर है, तो दोनों में से क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस कंपेयर करना है, लेस मोर सेम, ये डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्शन, किसके ऊपर क्या चीज़, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखिए इतना बात बता दें कि जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो अगर दो वायर कॉपर की हैं, सेम मटेरियल की हैं, तो वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, न कि वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, थर्ड सी, जो ऑप्शन इज द करेक्ट। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या है, द वायर रेजिस्टेंस 3 ओम इज कट, कोई वायर है 3 ओम की वायर को हमने कट कर 3 पीस में, कोई वायर थी 3 ओम की और उसको हमने 3 पीसेस में कट कर दिया, विच आर द जॉइन इन ट्रायंगल, और जो कि हमने ट्रायंगल में ज्वाइन करा दिया उनको, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास एक वायर थी जो कि 3 ओम की थी, इनको हमने कट कर दिया, इसके 3 पीस कराए इक्वल, तो एक पीस को मैंने यहाँ पे बनाया एक, इनको मैंने एक लगाया यहाँ और एक लगाया यहाँ, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसी भी कॉर्नर पे, किसी पे जहाँ पे हमारी वैल्यू किसी पे भी निकाल दो, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँ तो मेरे को ये पता लगा है कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों किस में, सीरीज में है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में आनी थी और इसका आंसर में कैलकुलेट करना, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालनी, देखते हैं निकाल के क्या मिलता है। चलिए तो देखते हैं इसमें, ये यहाँ पे हमारे एक वायर है, 3 पीस हमने इसके कर लिए, तो जितने हमने पीस किए हैं सभी के जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम की। इसमें जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं गलत है, यहाँ पे 2 और 3 मान सकते हैं, 3/3 मान सकते हैं, यहाँ पे 1/2 और 1/3, ये ऑप्शन हमारे होंगे। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जो कितना 3 ओम की रेजिस्टेंस है, तो ये 1 ओम की होगी, ये 1 ओम की होगी, ये भी यहाँ पे 1 ओम की हो गई। तो हमें देख पा रहे हैं कि ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में होंगे तो 1 1 2, तो 2 ओम हो गई,
और ये जो 2 ओम का हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन मिला है ये 1 के साथ में किसमें पैरेलल में, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को हमने अप्लाई करा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो यह है हमारा कितना 3/2, कितना 3/2, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा मिलेगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2/3। इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 23 नहीं है, ये गलती से ऑप्शन गलत लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 17। तो हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाई 100 watt lamp and use 6 hours and every day for the 30 day। मतलब हमारे पास में 100 वाट का एक बल्ब है जो कि 6 घंटे पर डे चल रहा है और 30 दिन तक चला हो, तो हमारे पास में कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसके वाट निकाल दो। 6 घंटे चला, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 100, तो 6 घंटे में कितना 600। ठीक है, 600 वाट एक दिन का। अभी हमने 1 डे का निकाल दिया, और हमारे पास में कितने डे हैं 30 डे, 30 डे। तो 30 डे को हम क्या करते हैं, इंटू करा लो। 30 डे को हम क्या करा लेंगे, इंटू करा लेंगे। 30 जैसे इसके साथ में इंटू हुआ कितना आ जाएगा 1800 आएगा, और इसको क्योंकि हमारे पास में किस में तो जूल में है, ये तो किलो वाट में है, तो किलो वाट के निकालने के लिए कितना पर डे पर हावर्स के लिए निकाल रखा है, तो इसमें kWh से डिवाइड कर देंगे। kWh का मतलब किलो से किलो में चेंज कर रहे हैं, और ये हमें किस में मिला था, वाट में मिला था। कैसे मिलेगा, फिर से दिखा देता हूँ। 30 क्या है इसमें, 30 पूरा डे है, और ये 600 वॉट क्या है पर डे का। तो टोटल मिला के 18,000 मिलेंगे। 18,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 18 किलो। 18 किलो ये 1 हावर्स के लिए निकाला था हमने, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना 18। तो 18 क्वेश्चन में हमें देखो क्या मिला हुआ है, द किरचॉफ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, कौन सा है देखो इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, नाइदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉर भी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार कुछ सोच सकते थे, पर यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब एनर्जी का नाम यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट आंसर, तो ये ध्यान रखेंगे हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन। A 5 ampere fuse wire can withstand maximum power of 1 watt in a circuit। ठीक है, 1 watt की पावर को ये कह लो कि सहन कर लेता है। द डिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर इज, जो फ्यूज़ है उसकी जो वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालनी है इतनी, ये है क्या निकालनी है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई होता है, राइट। आई हमें दे रखा, वी का हमें पता नहीं है। ठीक है, पावर हमें पता है, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। ठीक है, तो पावर का ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू को, आर की वैल्यू को। तो आर की वैल्यू जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें रिलेशन मिलेगा, और वैल्यू हम पावर की पुट करते हैं 1 है, और ये फ्यूज से कितना 5 की पावर कितना होगा 25। अगर हम इसको कैलकुलेट देखें करके तो कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आए हम। तो 20 क्वेश्चन पे आ गए। गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव विद इट्स कॉइल। तो क्या है इसमें? तो हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए इसमें एक सीधी सी बात होती है कि जब भी हमारा वोल्टमीटर यूज होता है तो उसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, और जो हमारा एम्पीयर मीटर होता है उसमें लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और हम किसकी तरह ट्रीट कराना चाह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को? वोल्टेज की तरह। तो वोल्टेज की तरह तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए देखो इसमें लगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होती है? पैरेलल में होती है, सीरीज में होती है। दूसरी बात ये सोचने की है, हमको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखना है हाई रेजिस्टेंस देखना है और सीरीज देखना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमें दिख पा रहा है, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी और वो भी सीरीज में लगानी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट दैन द मेथड मेजरिंग द रेजिस्टेंस। क्यों हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक्यूरेट रिजल्ट देता है? क्या रहता है इसके अंदर? ठीक है, आपको पता है ये किस मेथड पे काम करता है? सभी को पता है किस मेथड पे काम करता है, इस वजह से ये क्या करता है? एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसका ऑप्शन मैं बिना देरी करे ए ऑप्शन को टिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पूछा गया, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टेंस ऑफ 2 सेकेंड, द करंट इन कंडक्टर विल बी। तो करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है करंट पूछ रहा है, और यहाँ पे ये दे रखा है वी, पता है 10, और करंट पूछा है आई के लिए पूछा है, और ये अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या है ओम में दे रखा होगा, तो यहाँ पे ओम है तो इसको ओम मान लेते हैं। तो सीधा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अब इसको हम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। तो अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टेंस है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेजिस्टेंस का कंडक्टर क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2 मिलेगी। ठीक है, तो वी सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी इक्वल टू आई आर। तो आई यहाँ पे मिलेगा वी बाई आर की जैसे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? 10/1/2। तो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो 10 × 2 मतलब 20 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर हमारा कितना मिलेगा? 20 एम्पियर। बाकी ऑप्शन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो हम क्या करें? ठीक है, तो हम क्या करें? अभी इसका बिल्कुल ठीक इसके जैसे क्वेश्चन पीछे आया था कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ कंडीशंस थी। तो अब इसमें हमें पता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, तो इंक्रीज द टेम्परेचर। टू कंडक्टर इज इक्वल लेंथ, रेडियाई हमारे दे रखी 2:3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर विल बी। तो क्या होगी हमारी इसमें? ठीक है, रेशियो निकालना है। सोचो, जरा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं। हमारे पास में 2 कंडक्टर इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, रेडियस के रेशियो दे रखे हैं और कनेक्टेड इन पैरेलल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए, तो इसमें हम करते हैं रिलेशन, सीधा इसका निकाल लिया हमने, V1/V2 हमें निकालना है। तो हमारा जो रिलेशन है जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, सीधा सीधा निकालते हैं। तो वेलोसिटी के साथ में आता है हमारा R1/R2
का होल स्क्वायर। तो V1/V2 इक्वल टू कितना दे रखा है 2/3, तो 2/3 दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमें 4 और 9 मिलेगा, तो जो कि हमारा रेशो है 4:9। तो ऑप्शन नंबर इसमें बीट सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। यहाँ पे हमारा क्या है, द फॉलोइंग सर्किट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट है, द वैल्यू ऑफ किसकी इन एम्पियर में बतानी है, गिवन सर्किट में आई की बतानी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई है, लिखते हैं, तो वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई निकालना है। हमें एक बात पता है, जो ने बताया था कि भाई इसमें ना जितनी करंट आती है उतनी जाती है। ठीक है, तो अब देखते चलते जा रहे हैं, जितनी आती है उतनी जाती है। ठीक, चल अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दो, एक तो 3 एम्पियर आया और यहाँ पे कितना है 1.5, तो सीधा सीधा कितना हुआ 4.5 आ गया हमें, और यहाँ से निकल गया कितना 0.5 निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कितना बचा हमारे पास में 4 आ रहा है। उसके बाद में 2.5 भी निकल गया इस पॉइंट पे। 2.5 जैसे निकाल लेंगे तो देखो कितना बचा, 2.5 में 1.5 बच गया। ठीक है, तो 1.5 बच गया। अब हमारे पास में 1.5 है, तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे आगे कितना है 1.5, और 1.5 में से भी हमारा 1.2 निकल के चला गया, तो अभी हमारे पास में कितना बचा। ठीक है, बताओ कितना बचा, 0.3 बचा कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, और ये बैलेंस की कंडीशन में है। तो अगर हमारा बैलेंस की कंडीशन में होता है, ठीक है, तो हमारा जो रेशो निकल के आता है वो आता है P/Q और R/S। तो इधर से हमें मिलेगा 100/200, और इधर से पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/100 प्लस 1/x, और 1/100 और 1/x को 100x प्लस 100, तो 100x/x प्लस 100, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो 1/100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 100x/100 इक्वल टू में 100 प्लस x। ठीक है, और अपॉन भी रह गया ना अपना, तो अपना कितना है 40। तो ये जो हमारा 40 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ। ओके, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास 100 है, 200 है, इक्वल टू 100x/100 प्लस x और इंटू 40। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, 40 की एक 0 से 40 को कट कर देते हैं। ठीक है, तभी हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपना बनेगा ये, इधर कट गया, इधर मल्टीप्लाई 100 की जगह, और यहाँ पे हमारा, मैं अभी 4 यहाँ पे रखा हुआ है, ये कर दिया शिफ्ट, और x इधर है, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 20x/4। 4 से सीधा कट जाएगा, 4 5 या 20। तो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास में 5x हो गया। ठीक है, x को उधर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास में 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 100/4 कितना 25। तो आंसर देखो उसमें 25 मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 25। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है। तो 2 बल्ब हमारे 25 के हैं, 220 वोल्ट पे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और 100 वाट के कोड
बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है। तो विच इज़ द हायर रेजिस्टेंस, तो हायर रेजिस्टेंस किसकी होती है, ठीक है, हायर रेजिस्टेंस किसकी होगी, जिसकी पावर लो होगी, ठीक है, जिसकी पावर लो होगी उसी की रेजिस्टेंस हाई होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और लो पावर किसकी है यहाँ पे 25, ठीक है। कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, P इक्वल टू आई आर है वी आई, और V हमारा सेम है, I हमें पता नहीं, तो I को रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल देते हैं। V इक्वल टू कितना होता है आई आर, तो हम I को निकाल लेना, I को कैलकुलेट करें तो V स्क्वायर बाई आर, ठीक है, P। अब यहाँ से हम R को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V स्क्वायर बाई P। अब यहाँ पर हम देखो सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि जिस रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, ऊपर तो 20 स्क्वायर दोनों में सेम है ना, 220 वोल्ट 220 वोल्ट है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा V तो P और R के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका पावर जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलेगा अपना 28 में, पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली एंड देन द वोल्टमीटर बिकॉज, क्यों निकाल पाता है ये पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली, मेजरमेंट क्यों करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए निकाल पाता है क्योंकि हेयर वायर हाई रेजिस्टेंस नहीं, हेयर वायर लो रेजिस्टेंस ये भी नहीं, डज नॉट ड्रॉ द करंट एक्सटर्नल सर्किट, ये ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इन व्हीटस्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंस ईच आर्म, जितनी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की वो कितनी ओम की है, 10 ओम की है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर इज 10 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज विल बी, कितना होगा, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये काफ़ी इजी है हमारे लिए, देखते कैसे। जब भी हमारे पास में क्या होता है, अगर हमारे पास में 4 जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है वो कितने ओम की लगी हुई है, सेम रेजिस्टेंस की लगी हुई हो, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम तो उसको काउंट ही नहीं करते, ठीक है। 10 ओम ये, 10 ओम ये, 10 ओम ये, 10 ओम ये, तो इसका जो रेशो मिलेगा सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो हमेशा 10 जितना भी होगा यहाँ पे, 10 है तो 10, 12 है तो 12, तो जितने से भी रेजिस्टेंस लगी होगी ना सारी सेम वैल्यू की होनी चाहिए, तब तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 ओम ही होगी 100%, तो 10 ओम होगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर। और ठीक है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, एंड थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।